गुड मॉर्निंग क्लास 12। आज हम बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने आप लोगों को ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाया था। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संगठन की। और उसके पहले हमने पढ़ा था प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर हमने क्या करा था कि किसी हमारे विशेष उद्देश्य के लिए हमने प्लान किया था और उसके लिए हमें संगठन की आवश्यकता होती है कि उस प्लान को या उस लक्ष्य को हमको जब पाना है, प्लान को एग्जीक्यूट करना है, तो हमें क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता होती है। अब उस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन को मिल जाने के बाद अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर स्टाफ क्रिएट करना है, स्टाफिंग क्रिएट करना है। स्टाफिंग क्रिएट करने का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास संगठन है, अब उन संगठन के अनुसार उस व्यक्तियों को उचित पद के लिए चुनकर उनको उनके योग्यता के अनुसार हमारे बिजनेस में हमको क्या करना है कि उन्हें रिक्त पदों पर नियुक्त करना है और उनसे काम करवाना है। तो वही स्टाफिंग होता है। स्टाफिंग के बारे में अब यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको। नियुक्तिकरण से आशय एवं अवधारणा, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ स्टाफिंग। नियुक्तिकरण से आशय किसी भी उपक्रम में संगठन में रिक्त विभिन्न पदों को योग्य व्यक्तियों को नियुक्त करना क्या कहलाएगा? स्टाफिंग कहलाता है। योग्य व्यक्ति यानी कि क्या? किसी व्यक्ति से भरना। अन्य शब्दों में पद के अनुरूप किसी व्यक्ति का इंटरव्यू लेना और उसे वहाँ पर भर्ती करना नियुक्तिकरण कहलाता है। एक उपक्रम में संगठन की रचना का निर्धारण होने के बाद उसमें जो रिक्त विभिन्न पद बचते हैं उनमें योग्य और अनुभवी व्यक्तियों की आवश्यकता होती है और उसके लिए हमें नियुक्तिकरण का कार्य करना होता है और ये एक मैनेजमेंट का एक हिस्सा होता है। यह मानव शक्ति के प्रशिक्षण और विकास से संबंधित होता है। अमेरिकन ब्रेक शू कंपनी के अध्यक्ष विलियम बी गिवज टू यूकेज के अनुसार स्टाफिंग का भविष्य किसी मतलब संस्था का भविष्य किसी भी एक तत्व की तुलना में उससे की जाने वाली कर्मचारियों की भर्ती पर निर्भर करता है। मतलब कि भविष्य में मतलब आपके संस्था का जो भविष्य है वो क्या होगा कि आपने जो भी कर्मचारी की भर्ती की है उसके ऊपर आपका भविष्य निर्धारित होता है। अब इसकी परिभाषा आपको देकर रखी हुई है। परिभाषा जॉर्ज टेरी के अनुसार स्टाफिंग संतोषजनक एवं कुशलतापूर्वक तरीके से लक्ष्य को प्राप्त करने तथा उसे बनाए रखने का कार्य होता है। कुंटच और डोनेल के अनुसार नियुक्तिकरण यानी से आशय उस प्रबंध की कार्य से है जिनमें जन प्रबंध शामिल है, जिसमें कर्मचारियों का उचित एवं प्रभावी चयन, मूल्यांकन तथा नियुक्तिकरण, व्यक्तियों का विकास करना जिससे वे संरचना के अनुसार सहयोग प्रदान कर सके। थियो हेमन के अनुसार नियुक्तिकरण वह कार्य है जिसका संबंध प्रबंधकों की भर्ती, चयन, विकास एवं क्षतिपूर्ति से होता है। संक्षेप में हम बोल सकते हैं कि नियुक्तिकरण प्रबंध की कार्य का वह अंग है जिसके अंतर्गत संगठन संरचना में रखे गए सभी पदों को भरा जाता है। इसके माध्यम से एक संस्था में श्रम शक्ति का या मानव संपदा की प्राप्ति, विकास, अनुरक्षण एवं सदुपयोग का संभव बनाया जाता है। कहने का मतलब यह है कि एक संस्था में जब हम उचित, योग्य और अनुभवी व्यक्तियों को किसी भी पद पर नियुक्त करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी मानव शक्ति यानी और हमारे मानव संपदा यानी कि हमारे जो खनिज पदार्थ है उसका सही यूज़ या सही विकास या सही सदुपयोग संभव हो जाता है जब हमारे बिजनेस में हम क्या करते हैं कि एक अनुभवी और योग्य व्यक्ति को हम और उचित व्यक्ति को हम उस पद के लिए नियुक्त कर लेते हैं। तो वो हमारा स्टाफिंग कहलाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि स्टाफिंग क्या होती है। अब इसके लक्षण क्या होते हैं, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। तो प्रबंधकीय कार्य का अंग, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि स्टाफिंग जो होता है वो मैनेजमेंट का एक हिस्सा होता है, तो ये प्रबंधकीय कार्य का अंग है। वर्तमान में नियुक्तिकरण को प्रबंधकीय कार्य का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। इसके माध्यम से संगठन हेतु योग्य व्यक्ति का चयन किया जाता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं जिसको हम बोलते हैं HR,
ठीक है। तो ये एचआर का कार्य होता है और वो भी एक मैनेजमेंट का एक हिस्सा होता है कि वो उस व्यक्ति को नियुक्त करे जो हमारे बिजनेस के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो। यानी कि वो जब इंटरव्यू लेता है तो इंटरव्यू में कई सारे कैंडिडेट्स आते हैं, तो हम उचित और योग्य व्यक्ति को ही हम क्या करेंगे, हमारे बिजनेस में नियुक्त करते हैं, स्टाफिंग में मतलब उसको रिक्रूटमेंट देते हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है, क्योंकि अगर हमने गलत स्टाफिंग कर ली, गलत चयन अगर हमने कर दिया, तो क्या होगा कि हमारे बिजनेस के लिए हमेशा का सरदर्द बन सकता है। क्योंकि एक खराब संगठन जो होता है वो अच्छे से अच्छे बिजनेस को भी मिट्टी में मिला देता है, ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। तो इसी प्रकार से जो व्यक्ति काम करने वाला है, अगर वो अनुभवी, योग्य और मेहनती नहीं होगा, यानी कि अनुभव तो ठीक है, लेकिन अगर वो योग्य ही नहीं है उस काम के लिए, तो अगर वो उस काम को करने लगेगा तो काम को बिगाड़ भी सकता है। और सतत प्रक्रिया, नियुक्तिकरण एक सतत जारी रहने वाली प्रक्रिया है। वर्तमान में रिक्त पदों को भरने के लिए अतिरिक्त भावी आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाकर उसकी पूर्ति करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। तो ये क्या है कि कंटिन्यू प्रोसेस है। कंटिन्यू प्रोसेस इसलिए है क्योंकि हमें क्या है कि ठीक है, आज तो हमने क्या कर दिया कि जो हमारे रिक्त पद थे, जो हमारे खाली जगह थी, खाली स्थान थे, वो हमने आज स्टाफिंग के थ्रू भर लिए हैं। लेकिन भविष्य में जो आज हमारे पास बंदे काम कर रहे हैं, वो क्या होगा कि कल को रिटायर भी होंगे, तो उनकी जगह पर कौन व्यक्ति आएगा, ये प्लान भी हमें करना है। उसको देखते हुए हमें अभी से भर्ती करना होगी। जैसे कि मान लो कि आज कोई व्यक्ति जो कि वहाँ पर एक थोड़ा सा बुजुर्ग टाइप का है, या जो भी है, वो अकाउंटिंग की पोस्ट पे काम कर रहा है, या वो एक सुपरवाइज़र की पोस्ट पे काम कर रहा है, तो आपको आज जो नियुक्ति करना है वो इस प्रकार से करना है कि अगर कल को जो सुपरवाइज़र या जो अकाउंटेंट अगर हमारा रिटायर होता है या किसी कारणवश वो हमारे व्यापार से जाता है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि उसके स्थान पर इस व्यक्ति को वहाँ पर डाल सकते हैं। तो हमेशा हमें क्या करना पड़ेगा कि ऐसे व्यक्ति का चयन आज करना होगा जो हमें कल के लिए फ़ायदा पहुंचा सके। इसलिए क्या होता है कि एक कंटिन्यू प्रोसेस होती रहती है, क्योंकि सिंपल सी बात है कि आज का जो वर्कर है, अगर कल को वो अकाउंटेंट बन जाएगा तो वर्कर की जगह खाली हो जाएगी, तो हमें ऐसे व्यक्ति को ढूंढते रहना पड़ेगा जो कल वर्कर का कार्य भी कर सके। उसके बाद प्रत्येक स्तर पर आवश्यक है, संगठन में पाए जाने वाले प्रत्येक स्तर के सभी पदों हेतु आपको नियुक्तिकरण आवश्यक होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो संगठन के 3 पद होते हैं, तो उसमें हमको लगातार क्या करना पड़ेगा कि सब में हमें नियुक्तिकरण की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमको चेयरपर्सन भी बदलते रहना पड़ेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं वो भी बदलते रहने पड़ेंगे उसके सदस्य को। उसके बाद हमारे जो अकाउंटेंट है, हमारे जो वर्कर्स हैं, हमारे जो मैनेजर्स हैं, हमारे जो सुपरवाइज़र हैं, सभी तीनों पोस्ट, जो तीनों हमारे स्तर होते हैं, लेवल होते हैं, वहाँ पर सभी जगह हमें क्या करना पड़ेगा कि स्टाफिंग की आवश्यकता होती है। मानवीय तत्व, नियुक्तिकरण के अंतर्गत मानवीय संसाधन की भर्ती, चयन, प्रशिक्षण एवं पदोन्नति के कार्यों को सम्मिलित किया जाता है, जो कि पूर्ण रूप से मनुष्य से संबंधित होती है। इसलिए नियुक्तिकरण को मानवीय संसाधन प्रबंधन भी कहा जाता है, मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट कहा जाता है इसे, क्योंकि यहाँ पर एक इंसान के बारे में, यानी कि एक व्यक्ति को ही काम करेंगे कि उसका प्रमोशन, उसकी स्टाफिंग, उसकी डायरेक्शन सब एक व्यक्ति का ही किया जाता है। सामाजिक दायित्व, मनुष्य समाज की एक अविभाज्य इकाई है। नियुक्तिकरण के माध्यम से मनुष्य को कार्य पर रखकर उसे रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है, जिससे समाज एवं राष्ट्र को अनेक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ मिलते हैं। अतः इसे प्रबंधन का सामाजिक दायित्व भी माना गया। तो ये हमारा एक सामाजिक दायित्व हो गया कि हम क्या कर रहे हैं स्टाफिंग के द्वारा। जब हम बिजनेस डालते हैं तो स्टाफिंग करते हैं, स्टाफिंग के द्वारा हम बेरोजगारों को रोजगार देते हैं, जिससे उसकी लाइफस्टाइल सुधरती है, उसका हमारी राष्ट्रीय आय बढ़ती है और हमारी प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ जाती है। ठीक है। और उसके बाद एक प्रणाली होना, नियुक्तिकरण संगठन प्रक्रिया से संबंधित एक प्रणाली है जो कि योजनाओं पर आधारित होती है। नीति निर्धारण करना, नियुक्तिकरण में कर्मचारियों की भर्ती के अतिरिक्त उनकी पदोन्नति, सेवा मुक्ति आदि के संबंध में संस्थागत नीतियों का निर्धारण भी किया जाता है। तो हमारे पास पहले से ही पॉलिसी होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति
हमारे यहाँ पर क्या होता है कि नियुक्त होता है तो उसकी अगर प्रमोशन होता है तो उसकी क्या कंडीशन होगी, या अगर वो रिटायर होता है तो उसकी क्या कंडीशन होगी, सारी चीज़ें हमारे पास पहले से प्लान होनी चाहिए। उसको हमको जो ज्वाइनिंग लेटर होता है, ज्वाइनिंग लेटर में ये सारी चीज़ें लिख कर देना पड़ेगी। उसके बाद हम बात करते हैं नियुक्तिकरण की आवश्यकता, कार्य या महत्व। औद्योगिक प्रगति का आधार। तो अब हमें नियुक्तिकरण की आवश्यकता क्यों है? सबसे पहले जो हमको औद्योगिक प्रगति करना है, औद्योगिक प्रगति यानी कि जो जिसको हम बोलते हैं कि हमारे बिजनेस को आगे लेके जाना है, तो ये नियुक्तिकरण उसी का एक आधार होता है। क्योंकि आज के युग में औद्योगिक क्षेत्र में कई सारी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। हमारे पास पूंजी हो, कच्चा माल हो, मशीन हो, भवन हो, लेकिन एक अच्छे व्यक्ति को हम नियुक्त नहीं कर पा रहे हैं, एक स्टाफ को नियुक्त नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका कोई भी महत्व नहीं रह जाएगा। क्योंकि काम करने वाला व्यक्ति ही नहीं है तो काम संभव ही नहीं हो पाएगा। और इन सब चीज़ों का हमारे पास कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा तो औद्योगिक प्रगति हमारी हो ही नहीं पाएगी। श्रम शक्ति का विवेकपूर्ण उपयोग करना। जिस प्रकार आर्थिक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु नियोजन किया जाता है, उसी प्रकार से आर्थिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग भी किया जाता है। उसी प्रकार नियुक्तिकरण के लिए भी शक्ति का उचित चयन कर उनका प्रबंधन द्वारा निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विवेकपूर्ण उपयोग किया जाना चाहिए। मतलब कि जिस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं कि हमारे जो संसाधन है हम उसका सही उपयोग कर रहे हैं, उसके लिए प्लान कर रहे हैं। इसी प्रकार से हम जब नियुक्ति करते हैं तो नियुक्ति में भी हमें इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि जो श्रम शक्ति है यानी कि जो व्यक्ति की योग्यता है, व्यक्ति की योग्यता का हम सही जगह यूज़ करें। क्योंकि अगर हम व्यक्ति को उसकी विवेक के अनुसार यानी कि उसके योग्यता के अनुसार अगर हम काम नहीं दे सकते तो उसकी श्रम का हम गलत उपयोग कर रहे हैं, उसके विवेक का हम गलत उपयोग कर रहे हैं, जिससे हमारे व्यापार में हमारी औद्योगिक प्रगति नहीं हो पाएगी। पूर्वानुमान लगाना। श्रम या जनशक्ति उत्पादन का एक ऐसा सक्रिय घटक है जिसकी दशा में हम नकार नहीं सकते। नियुक्तिकरण के द्वारा आवश्यक श्रम शक्ति का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार से आपके पास जो है इसके कारण आपको दे रखे हैं कि हमें इसकी आवश्यकता क्यों होती है। कई सारे कारण: श्रम की लागत में कमी, प्रशिक्षण में सहायक, प्रबंधन में सहभागिता, कार्य का मूल्यांकन आदि। तो आप इसे लर्न करें और पिछले चैप्टरों को भी आप पढ़ते रहें। थैंक यू।